आज के इस वीडियो में हम लोग कोटक हेल्थ केयर फंड, ये जो नया न्यू फंड ऑफर लॉन्च हुआ है आज 20 तारीख नवंबर को 2023 में से लेके 14 दिन तक ये फंड का ऑफर वैलिड है। आप इसमें तभी निवेश कर सकते हो जब आप बुलिश हो हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर। अभी तक आप इन्वेस्ट करते हो लार्ज कैप, मिड कैप, डिपेंड्स अपॉन आपके पोर्टफोलियो की कंस्ट्रक्शन किस तरह से, आपके क्या गोल्स है जो आपको अचीव करने हैं। बट इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना परसेंट इन्वेस्ट करना है, वो बता देता हूँ। आप अगर कोई भी सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड या कोई भी इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पे बेट करना चाहते हो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी काफ़ी पॉपुलर है आज के दिनों में, कोविड के टाइम पे हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी बूम कर गया था, उसी तरह से अगर आप हेल्थ केयर के सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो लंबे समय में 7, 10 साल, 12 साल के हिसाब से, और अगर आपको हेल्थ केयर इस सेगमेंट में लगता है कि एक मुझे अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, तब आप इस तरह के थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करिए। अब कितना परसेंट पोर्टफोलियो एलोकेशन करना है वो आपको आपका फाइनेंशियल प्लानर बेटर गाइड कर पाएगा, क्योंकि वो आपका पोर्टफोलियो कंट्रोल करते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो में कितना परसेंट इक्विटी है, कितना परसेंट डेट है, कितना परसेंट गोल्ड है, कौन से इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए आप कौन से स्टाइल को आप यूज़ कर रहे हो अपने गोल्स अचीव करने के लिए। तो उस हिसाब से मैक्सिमम 15 to 10% आप थीमेटिक फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कोटक हेल्थ केयर फंड के बारे में डिटेल एनालिसिस। तो कोटक हेल्थ केयर फंड, ये फंड जो है इन्वेस्ट करता है फार्मा, हेल्थ केयर और अलाइड सेक्टर में। अब डिटेल्स फंड की यहाँ पे दी हुई है। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन, जेनरिक एक्सपोर्ट, CDMO/CRO मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। स्पेशलिटी ड्रग्स जो बनाते हैं उन कंपनीज़ में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कंपनियां बनाती है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। हॉस्पिटल डायग्नोसिस मतलब पैथोलॉजी लैब्स, रेडियोलॉजी लैब्स, इसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। और मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स लाइक सिरिंज, इंजेक्शंस, ये सारी चीज़ें जो बनाते उसमें भी आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो ये एक डाइवर्सिफाइड थीम है जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। अब जो थीम प्ले हो रहा है वो बेसिकली सर्विंग ग्लोबल प्लस लोकल अपॉर्चुनिटी, दोनों चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी हेल्थ केयर की डिफाइन हो रही है। फर्स्ट वेव लो कॉस्ट आईटी में आप देख सकते हो, पहले लो कॉस्ट मेडिसिन और लेड बाय प्रोसेस पेटेंट्स पे ही दवाइयाँ चलती थी। उसके बाद राइजिंग एक्सपोर्ट देखने को मिला हमको इंडस्ट्री में, तो जेनरिक्स का डिमांड बढ़ने लगा। फिर बिजनेस को स्केल करने के लिए स्पेशलिटी और हॉस्पिटल्स, ये दोनों का ग्रोथ देखने को मिला, जिसमें स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग, API मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी देखने को मिली हमको इंडिया में, और हॉस्पिटल की चेन्स रैपिडली इंक्रीज होते हुए दिख रही है। यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है। इंडिया का क्या शेयर होल्डिंग है USFDA मतलब जो ड्रग एसोसिएशन है जो अप्रूव करती है केमिकल्स, उसके अंदर की बात कर रहे हैं। तो इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट फार्मा प्रोडक्शन वॉल्यूम केटर करता है पूरे वर्ल्ड में। 200 प्लस कंट्रीज़ को यहाँ पे जो है सर्व करता है इंडिया। 60% ग्लोबली हमने वैक्सीन सप्लाई की है। 20% ऑफ जेनरिक सप्लाई हम करते हैं। 40% जेनरिक सप्लाई US में करते हैं। 25% ऑफ मेडिसिन इन दी UK इंडिया से जाती है। 50% अफ्रीका का जेनरिक्स इंडिया पे डिपेंड करता है। तो ये अच्छा खासा मार्केट शेयर हम कंट्रोल करते हैं ग्लोबली। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस चार्ट के अंदर ANDA के हिसाब से इंडिया का शेयर होल्डिंग क्या है। ANDA होता है एब्रीवेटेड न्यू ड्रग अप्रूवल, कोई भी ड्रग लॉन्च करने के लिए उसका अप्रूवल लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया जो है 49% कंट्रीब्यूट करता है इन टर्म्स ऑफ इनोवेशंस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज वाइज इंडस्ट्री कैसे स्पेंड कर रही है। यहाँ पे 2021 तक 65 प्लस अबव के एज के लोग 10 में से 1 होते थे। 2030 तक की बात की जा रही है जहाँ पे 6 में से 1 बंदा जो है 65 प्लस एज क्रॉस करेगा। इसका मतलब ये है कि मेडिसिन टाइम पे अवेलेबल होगी, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स और डिसीजेस के इलाज टाइम पे अवेलेबल है, इसलिए लोग लंबा जी पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है 45 to 64, फिर 65 to 84 और 85 प्लस में सबसे ज़्यादा मतलब $32,903 का यहाँ पे एक्सपेंडिचर देखने को मिल रहा है एज के हिसाब से। अब बात करते हैं इंडिया के डॉक्टर्स अब्रॉड कितने जाते हैं। इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स कह सकते हो मैन्युफैक्चर होते हैं। 74,455 डॉक्टर्स जो है इंडिया के आज बाहर के देशों में है। 75,000 प्लस ट्रेंड इंडियन डॉक्टर्स
OECD मतलब द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। 2/3 ऑफ द डॉक्टर्स यूएस में सेटल्ड है, 19,000 प्लस डॉक्टर्स जो है यूके के अंदर सेटल्ड है। राइजिंग नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रोथ रेट इंडिया का 387 कॉलेजेस अगर 2014 में थी तो 2023 में 689 कॉलेजेस, मतलब डबल के जितना बोल सकते हैं रेशियो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 78% ग्रोथ है। वही कंपेयर टू यूएसए की बात करें तो सिर्फ 9% का ग्रोथ है, और कनाडा में 17 कॉलेज थे पहले, आज भी 17 ही है। उसी तरह से इंडिया का जो ग्रोथ रेट है एमबीबीएस सीट का वो भी आप देख सकते हो। पहले 2014 की बात करें तो 51,300 एमबीबीएस की सीट थी, आज की बात करें तो 1,50,000 से ज़्यादा सीट्स है। वही 100% का ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ एमबीबीएस की सीट्स। तो हम डॉक्टर्स भी उसी तरह से तैयार कर रहे हैं क्योंकि सीट बढ़ रही है मेडिकल कॉलेजेस में। वही यूएसए की बात करें तो 23% ग्रोथ है, और कनाडा की बात करें तो सबसे लोएस्ट 0% ग्रोथ है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा पेटेंट जो फाइल करता है वो है यूएस 41.9% के साथ, उसके बाद इंडिया आता है 12.5% के साथ, उसके बाद जो है बाकी सारी कंट्रीज आती है। वही यहाँ पे वार्निंग लेटर्स बाय रीजन के हिसाब से बात करें, मतलब आप जितने ज़्यादा पेटेंट फाइल करोगे उतने ज़्यादा वार्निंग लेटर्स भी आपको आते हैं। तो उसी तरह से इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 2021 में सबसे ज़्यादा वार्निंग लेटर्स जो है यहाँ पे इंडिया को मिले थे 46 के करीब। वही 2022 की बात करें तो सबसे ज़्यादा वार्निंग लेटर यूएसए को मिले हुए हैं। तो यस, इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है वो तो यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा इंडिया ट्राई कर रहा है पेटेंट्स लेने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में घुसने के लिए। अब बात करते हैं एपीआई की ग्रोथ स्टोरी। तो एपीआई बेसिकली एक ऐसा ड्रग होता है, एक तरह से बोल सकते हो कि रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो अगर बेसिक रॉ मटेरियल ही नहीं है तो दवाई कैसे बनेगी। तो एपीआई बहुत नेसेसिटी है आज के टाइम पे। इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एपीआई का, 8% ग्लोबली मार्केट शेयर कंट्रीब्यूट करता है। 500 प्लस एपीआई मैन्युफैक्चर हमारे देश में मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे डिपेंडेंसी जो है चाइना पे कम होते हुए दिख रही है। राइजिंग डिमांड देखने को मिल रहा है एपीआई इंडस्ट्री के अंदर। ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटीज़ आज भारत में आ रही है बिकॉज ऑफ लेस लेबर कॉस्ट एंड हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। और गवर्नमेंट भी पीएलआई इनिशिएटिव्स ऑफर कर रहा है एपीआई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और यहाँ पे आर&डी करने के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं इंडिया गेन्स अ लार्जर ग्लोबल शेयर इन जेनरिक ड्रग्स। वो कैसे हुआ? अब यहाँ पे आप देख सकते हो जेनरिक ड्रग्स तभी बनता है जब उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, और इंडिया ने इसका अच्छा खासा फ़ायदा उठाया है। आप देख सकते हो कि 2007 में 272 अप्रूवल रेट रहा है कंपेयर टू 2022 में 625 का अप्रूवल रेट रहा है यहाँ पे एपीआई ड्रग के फॉर्मुलेशंस में। तो इंडिया ने कंसिस्टेंटली यहाँ पे 40% एंड अबाउ का एपीआई ड्रग कंट्रीब्यूशंस का अप्रूवल लिया है सालाना। हर साल ये इसी तरह से 40% से ग्रो करते हुए दिख रहा है। वही यहाँ पे सीडीएमओ एंड सीआरओ का स्पेंड अगर देखें तो 2014 में $145 का मतलब बिलियन डॉलर्स के बारे में बात हो रही है स्पेंड था। तो वही 2023 की बात करें तो $262 बिलियन स्पेंड किए। और ये जो स्पेंडिंग है पूरी ग्लोब की है, सिर्फ इंडिया के बारे में बात नहीं हो रही है। तो ये बढ़ते हुए दिख रहा है क्योंकि इससे अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की। अगर हम एक एपीआई भी सक्सेसफुली इनोवेट करके उसको अप्रूवल ले ले यूएफएसडीए से तो बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हाथ लग जाती है। अब स्पेशलिटी इनोवेशन पे इतना फोकस क्यों हो रहा है, क्यों इतनी आर&डी हो रही है? क्योंकि जो इनोवेट करती है कंट्री उसे एज मिलता है एक्सपोर्ट करने का। तो सिंपल है, इनोवेटर को अब सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, फिर ब्रांडेड जेनरिक्स और फिर जेनरिक और फिर अदर सेगमेंट्स में। तो जितना ज़्यादा इनोवेशन, जितने ज़्यादा फॉर्मुलेशंस के अप्रूवल, उतना आपके लिए ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिलेगा। अब इंडियन फार्मा मार्केट की बात करें तो 2021 में आप देख सकते हो $42 बिलियन का था, फिर $65 बिलियन नेक्स्ट ईयर, उसके बाद $130 बिलियन 2030 तक पहुँचने वाला है। ये सिर्फ डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस की बात हो रही है। वही यहाँ पे अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ स्प्लिट देखते हैं वॉल्यूम, प्राइस और न्यू एपीआई इंट्रोडक्शंस में कितना ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो वॉल्यूम में आप देख सकते हो 10% के करीब जो है यहाँ पे 2022 में ग्रोथ देखने को मिली है, 4% के करीब प्राइस में ग्रोथ देखने को मिली है और 4% न्यू एपीआई जो लॉन्च हुए उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। इसके पहले आप देख सकते हो काफ़ी सेक्टोरियल रहा है, मतलब आप एक से दूसरे को चार्ट को कंपेयर नहीं कर सकते हो। सिक्लिकल यहाँ पे हम लोग को ग्रोथ स्टोरी देखने को मिल रही है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का खेल है और हेल्थ केयर एक ऐसा चीज़ है जो काफ़ी डिमांड एंड सप्लाई पे मैटर करता है।
यहाँ पे बात करते हैं कि इंक्रीजिंग जीडीपी के हिसाब से हेल्थ केयर का स्पेंड कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो इंडिया जो है 3% कंट्रीब्यूट करता है आज हेल्थ केयर के एक्सपेंडिचर में, बट वही डेवलप्ड कंट्रीज़ का देखें तो यूएस जैसे कंट्रीज़ 18 to 19% कंट्रीब्यूट करते हैं, कनाडा करीबन 12 to 13% और बाकी कंट्रीज़ भी जो है 10% के करीब कंट्रीब्यूट करती है। तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ है यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम बढ़ने के हिसाब से एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर, इंश्योरेंसेस, ये सारा चीज़ बढ़ते हुए दिख सकता है। अब हेल्थ केयर सेगमेंट में इतने इश्यूज क्यों हो रहे हैं? सबसे पहला रीज़न है कि हमने एक्सरसाइज करना स्टॉप कर दिया है। फिर दूसरा रीज़न लाइफस्टाइल है, हम पार्टीज़ में जाते हैं तो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, स्विगी जोमेटो अनहेल्दी फूड खा रहे, तो इसके वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं हेल्थ के अंदर, जिससे आज के तारीख में 2023 की बात करें तो 38% क्रॉनिक डिसीजेस हो रहे देन एक्यूट डिसीजेस, और 2011 में यही नंबर 27% के करीब था और एक्यूट डिसीजेस 73% के करीब। तो इसका एक सिंपल रीज़न है कि हमारा लाइफस्टाइल अनहेल्दी होने की वजह से हमारा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर ज़्यादा होते जा रहा है। हॉस्पिटल पेनिट्रेशन की बात करें तो लो पेनिट्रेशन है और हाई पोटेंशियल है। इसका एक सिंपल रीज़न है कि स्टैंड अलोन हॉस्पिटल्स काफ़ी ज़्यादा है हमारे देश में, तो फिर इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स की वजह से जो है उतनी ज़्यादा स्केलेबिलिटी देखने को नहीं मिली है। बट यहाँ पे हमारे पास ग्रो करने के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आने वाले स्लाइड्स में उसके बारे में भी मैं बात करूँगा कि कैसे जब ब्रांडेड प्लेयर्स खड़े हो जाएंगे तो फिर ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिलेगी। 2009 और 2022 के बीच में आप देख सकते हो मेडिकल टूरिज्म काफ़ी बढ़ते हुए दिखा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में अक्सर सस्ते रेटों में काम होता है जब भी आप मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करें। जैसे नी रिप्लेसमेंट यूएसए में 50,000 यूएसडी लग जाते हैं, वहीं इंडिया में 6,200 यूएसडी। हार्ट बाईपास यूएस में 1.44 लाख यूएसडी लग जाता है, इंडिया में 5,200 यूएसडी। तो इसी तरह से यहाँ पे सबसे कम से कम रेट में काम हो जाता है, तो लोग फ्लाई करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करके फिर अपने देश में चले जाते हैं। अब बात करते हैं शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंड अलोन जो सेंटर्स है 46% के करीब है, वही यहाँ पे जो है हॉस्पिटल्स जो है 37% के करीब है जो ब्रांडेड चेन्स है, वही 17% जो है डायग्नोस्टिक सेंटर्स है जिसमें पैथोलॉजी 60% कंट्रीब्यूट करती है और रेडियोलॉजी 40% कंट्रीब्यूट करती है। और मार्केट वैल्यू इस इंडस्ट्री का आप देख सकते हो कैसे ट्रिलियंस में ग्रो होते हुए दिख रहा है। करीबन आने वाले फ्यूचर 5 साल 6 साल में यहाँ पे 24% का ग्रोथ हमको इस सेगमेंट में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट भी इसमें क्या सपोर्ट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अप टू 5 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया था, और कोविड के टाइम पे भी काफ़ी गवर्नमेंट ने हेल्प किया है वैक्सीनेशन ड्राइव फुलफिल करके, तो गवर्नमेंट भी हमको सपोर्ट करता है। तो कोटक हेल्थ केयर फंड क्यों लेना है ये तो काफ़ी क्लियर है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस फंड को बनाया क्यों है। निफ्टी 50 में भी करीबन 7% के करीब यहाँ पे हेल्थ केयर का कंट्रीब्यूशन है। निफ्टी 100 में भी जो आप देख सकते हो 7% के करीब है, बट निफ्टी 500 में जो है करीबन 8 to 9% के ऊपर कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है सिर्फ हेल्थ केयर सेगमेंट में। बट एक कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो जिसमें 70-80% का जो इक्विटी है वो केवल हेल्थ केयर में हो, ऐसा कोई थीमेटिक फंड नहीं है जिसमें आप बुलिश रह सको इस हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर। तो उसीलिए इस फंड को यहाँ पे लॉन्च किया है। और ये फंड लॉन्ग टर्म में कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकता है, तो एक ग्राफ के हिसाब से देखते हैं। 2008 से लेके 2023 अक्टूबर का ये ग्राफ है जिसमें आप देख सकते हो मार्केट जब ग्रो हो रहा है, और अगर हमने एक्सपोर्ट अच्छा किया है हेल्थ केयर का, यूएस के अंदर डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला, तो इंडिया का भी ग्रोथ यहाँ पे हेल्थ केयर सेगमेंट में देखने को मिला। बट उसके बाद जब यूएस के प्राइस इरोशंस हुए, इंडिया का ग्रोथ स्लो डाउन हो गया, तब ये सेक्टर वापस नीचे आते हुए दिखा। बट वही यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कोविड आया वहाँ पे यूएस का एक्सपोर्ट बढ़ गया हमारे देश से, तो इस रैली में यहाँ पे फार्मा ने अच्छा रिटर्न्स दिया है क्योंकि हमने एक्सपोर्ट अच्छा खासा किया है उस साल में कोविड के ईयर में, और काफ़ी वैक्सीनेशंस और जेनरिक सप्लाई की है। तो इस तरह से ये थीम प्ले करेगा, तो आपको सिक्लिकल अप्स एंड डाउन्स इस थीम में देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने कहा था लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना है 10-12 साल के, तो इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर है, जब मार्केट क्रैश होता है कोई भी डिसीज़ के कारण, तब फार्मा जो है अच्छा खासा यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड लेते हुए दिखता है। इंडेक्स आज के तारीख में आप देख सकते हो कंसोलिडेटेड होते हुए दिख रहा है अक्टूबर 23 के हिसाब से। तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी शुरू हो रही है जहाँ से ये अगर नीचे जा रहा है तो SIP के माध्यम से आप इसमें इन्वेस्ट करते हुए यहाँ पे बॉटम लाइन पकड़ सकते हो और फिर यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी के लिए वेट कर सकते हो।
तो एवरेज आउट है पी, तो कोई मिन मैक्स लेवल के हिसाब से मीडियम लेवल पे पी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे फंड मैनेजर के डिटेल्स है, जैसे शिबानी कुरियन जो है इसकी इक्विटी रिसर्च की फंड मैनेजर, जिनको 20 साल प्लस का एक्सपीरियंस है इंडियन इक्विटी मार्केट में। और यहाँ पे जो को फंड मैनेजर है वो है धनंजय, जिनका 17 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है फार्मा एंड हेल्थ केयर इस इंडस्ट्री के अंदर, और कोटक एएमसी के साथ दोनों लोग ही 15 साल से जुड़े हुए हैं। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और क्योंकि इक्विटी बेस्ड फंड है तो रिस्क पैरामीटर वेरी हाई ही रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इन्वेस्ट करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हो कोई भी इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के लिए, और एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपके लिए मैं कंस्ट्रक्ट करके दे सकता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।